आज का जो आपका टॉपिक है मैनेजमेंट का है वो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है। अब मैनेजमेंट जो है इसको आप काफ़ी जो है ब्रॉड एक्सपेक्ट में देखो, या आप एक बात समझ लो कि आपको कोई एग्ज़ाम है, थ्योरी वाला एग्ज़ाम है जो आपका 3 आवर्स का होता है। ठीक है। अब उसमें आप कैसे मैनेज करते हो टाइम को? आप पहले डेट शीट देखते हो। डेट शीट देखने के बाद आप ये देखते हो कि आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर कौन सा पढ़ना है। ठीक है, या कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, आप मैनेज करते हो। अब आपने उस मैनेजमेंट के लिए शायद कोई बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि वहां पर जरूरत भी नहीं है। हाँ, आपने सीनियर से पूछ लिया होगा, या आपने खुद एक दो बार फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेम में एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे एग्जाम देना है। ठीक है। तो मैनेजमेंट जब आप देखते हो फार्मास्यूटिकल लेवल पे, और ये मैं आपको इंडस्ट्री लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, हॉस्पिटल लेवल पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो वहां पर इसके कॉन्सेप्ट जो है अलग है, कि आपसे थोड़ा बहुत पूछा जाता है। देखो, मैनेजमेंट आप कैसे भी पढ़ लो, इसको कुछ भी आप डिफाइन कर लो, कैसे भी कर लो, क्योंकि मोर देन 50 डेफिनेशंस हैं। लेकिन इसमें आप जरूर इंक्लूड करना 3 टर्म: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। ये 3 टर्म मैनेजमेंट की डेफिनेशन में होने जरूरी हैं, कि मैनेजमेंट आपकी एक प्रोसेस है। प्रोसेस की जगह कई जगह लिखा होगा आर्ट है या साइंस है। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ लिखा होता है। ठीक है। किसी चीज को प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और कंट्रोल करना। कंट्रोल की जगह आप यह एग्जीक्यूट भी लिख सकते हो। ठीक है। तो वो आपका मैनेजमेंट है। अब हम ये प्लान ऑर्गेनाइज एक्चुअली कर क्यों रहे हैं? हमारा जो मेन गोल है, वो हमारा मेन गोल है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्टेन करना। अब जब आप कुछ प्लान करते हो, अपने एग्जाम के लिए प्लान करते हो, तो आप क्या अटेम्प्ट करते हो कि मुझे जितना पेपर है उतना अच्छे से अटेम्प्ट करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, वो बनाना है, आपके डायग्राम्स बनाने हैं नीट एंड क्लीन, तो आप प्लान करके चलते हो। ठीक है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, या कंट्रोलिंग की जगह आप एग्जीक्यूशन बोल सकते हो, उसी को आप मैनेजमेंट बोलते हो। अब मैनेजमेंट को आप अगर एक्टिविटी से डिफाइन कर रहे हो, एक्टिविटी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि आप जब कोई भी काम करते हो तो आप उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से करो। ठीक है। या आप लाइफ में रिस्क भी ले रहे हो, तो वो रिस्क आपका कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। ठीक है। मान लो कोई ड्रॉप करता है कॉलेज, या आपकी बी फॉर्म होती है। ठीक है। अब बी फॉर्म के बाद कोई ड्रॉप कर रहा है, अब वो ड्रॉप किस चीज के लिए कर रहा है वो आपका डिपेंड करता है। अगर मान लो वो किसी यूपीएससी के लिए ड्रॉप कर रहा है, तो चांसेस बहुत कम है। तो इस टाइम पर आपके पास कोई कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने ये डिफाइन नहीं किया कि आप अगर इसमें सक्सीड नहीं होते तो आप फिर क्या करोगे। ठीक है। तो आपका रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए कि मैं इसको 3 साल ही दूंगा, 3 साल से ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है। तो वो आपका इस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क रहता है कि आप ऑर्गेनाइज तरीके से काम करो। नेक्स्ट क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस हम इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि ये एक इंटरलिंक्ड चीज है। इंटरलिंक्ड मतलब क्या है कि जैसे आपको जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों के पास। जैसे मान लो आप हो डीआरए के डिपार्टमेंट में, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर। ये डिपार्टमेंट मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि इनको सबके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं को पता है कि क्लिनिकल ट्रायल की प्रॉपर गाइडलाइंस क्या है, आईसीएच वाली। ठीक है। अब इन्हीं को पता है क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी अश्योरेंस की गाइडलाइंस क्या है। इन्हीं को पता है कि आपको प्रोडक्शन में क्या कंपाउंड यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, या उसकी जो है स्टेबिलिटी टेस्टिंग की। तो इनको सबके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो जो आप इंडस्ट्री देखते हो, इंडस्ट्री आपकी क्या है? इंटरलिंक्ड प्रोसेस है। और ये इंटरलिंक्ड प्रोसेस ही बहुत लोगों का करियर एंड कर देती है। इसका मेन रीजन क्या है कि जब आप कंपनी में जाओगे ना, तो आपको पहले दिन से पॉलिटिक्स नजर आने लग जाएगी। लोग आपकी ग्रोथ से खुश नहीं होते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्री में ही है कि लोग, किसी को अगर आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है कि आप बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से आए हो, आपको नॉलेज अच्छी है, तो सबसे पहले आपके साथ यही चीज आएगी कि वो आपका अपोज करना स्टार्ट कर देगी। खासकर ये जो आपकी मार्केटिंग वाली जॉब होती है, इसमें तो बहुत ज्यादा होता है, वैसे तो हर जगह होता है। ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा इंटरलिंक का इशू रहता है। नेक्स्ट क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको जितना टाइम पीरियड मिला है, जितनी डेडलाइन मिली है, कि आप उस टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट करो, इसलिए डिसिप्लिन जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? ग्रुप। ग्रुप का मतलब आपका इंटरलिंक्ड से ही है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप है ना, ये आपका पॉलिसीज को डिफाइन करता है कि आपकी पॉलिसीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेजोन से कुछ खरीदते हो,
तो आप क्या देखते हो, रिटर्न पॉलिसी क्या है, कि रिटर्नेबल है या नहीं है, कितने दिन तक रिटर्न हो रहा है, कितने दिन तक आपका रिफंड आ रहा है। तो वो पॉलिसीज ग्रुप के साथ बैठ के बनाई गई है। अब कोई आप ऐसा प्रोडक्ट खरीदो, मान लो अमेजोन से आपने बुक खरीद ली, ठीक है, आपने बुक खरीदी थी 180 रुपीज की, आपने क्या किया, उसकी फोटोकॉपी करा ली एक ही दिन में, और फोटोकॉपी करा के आपने बुक रिटर्न कर दी। तो बुक वाले केस में ना ऐसा आपका रिटर्न रिफंड वाला इशू कम रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपकी हर प्रोडक्ट के साथ जो है पॉलिसीज बदल जाती है, ठीक है। तो ये आपका मैनेजमेंट के 4 मेन पॉइंट है कि ये एक एक्टिविटी है, प्रोसेस है, डिसिप्लिन है और ग्रुप है, ठीक है। इसका मेन काम ऑर्गेनाइज एफर्ट है, इंटरलिंक्ड है, डिसिप्लिन है और फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज को, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक कंपनी के लिए जरूरी क्यों है। सबसे पहले, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तब तक आप उस गोल के लिए ना आपको स्ट्रेटेजी, कोई प्लान, कोई एग्जीक्यूशन नहीं बना पाओगे। जैसे अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जीपीएट की, आप यूजुअली 1 घंटा शायद क्लास लेते हो, और मुझे लगता नहीं है कि आप लोग रिवाइज करते हो, आई फील, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो आपका इसके लिए आप 1 आवर दे रहे हो, ठीक है, डे के लिए, पूरे दिन में 1 घंटे दे रहे हो, लेकिन आप इसको कितने टाइम तक दे रहे हो, कितना कंसिस्टेंट हो, ठीक है। और आप 1 घंटे की क्लास को अगर 10 मिनट में रिवाइज कर रहे हो तो वो आपका 1 आवर 10 मिनट्स हो जाएगा। लेकिन ये जो 10 मिनट्स है ना, अगर आप इसको मंथ में कैलकुलेट करोगे ना तो ये 300 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप 300 मिनट, आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो कुछ 5-6 घंटे आपको मंथ में देने हैं। तो 5-6 घंटे आपके बहुत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से रहता है कि आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है कि आप सब काम एक बंदे के ऊपर नहीं डाल सकते, जैसे जो सीईओ है। अब इसके अलावा यहाँ पर 3 मैनेजमेंट चलती है, एक टॉप ऑर्डर मैनेजमेंट, एक मिडल ऑर्डर मैनेजमेंट और एक लोअर मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप ऑर्डर में जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेट करती है, जो बताती है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है नेक्स्ट साल तक, हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमारी स्ट्रेटेजी है। मिडल वाले क्या है, मिडल वालों का मेन काम ये होता है कि जो सबसे लोअर वाले हैं, जो सबसे नए हैं या जो बहुत लोअर ग्रेड पे हैं, उनके काम को इवेल्युएट करना, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनको सिखाना, वो मिडल मैनेजमेंट का काम है। और लोअर वालों का काम है 8 से 12 घंटे काम करते रहना। जितनी बड़ी पोजीशंस पे आप जाते रहोगे उतना टाइम पीरियड आपका वर्क का कम होता रहेगा। आप लोगों के साथ फायदा अच्छा है कि आप 9 से 5 का शायद कॉलेज अटेंड करते हो, तो एटलीस्ट आपने जॉब वाली टाइमिंग फेस की हुई है। कई बार आपको क्लास में नींद आती है एंड के टाइम पे, तो ये जॉब के टाइम पे भी होता है कि आपको उस टाइम नींद आएगी, तो आप अभी आपने 4 साल वो फेस कर लिया, तो मतलब आपकी एक आदत आपको पड़ी हुई है कि आप 9 से 5, 10 से 6 आप रह सकते हो, ठीक है। जो बीएससी वाले स्टूडेंट होते हैं उनके साथ यही दिक्कत है कि उनको वो आदत नहीं है इतना ज्यादा टाइम बैठने की। नेक्स्ट क्या, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो फंड हैं, जो मैन पावर है, उसको प्रॉपरली यूज करना है, ठीक है। तो ये आता है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब जो ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट है ये भी टाइम के साथ आपकी होती है। जैसे आपका कोई बड़ा गोल है तो उसको आप छोटे छोटे अगर पार्ट में डिवाइड कर देते हो तो वो इजी हो जाता है, ठीक है। दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि आप 3 मंथ तक, यहाँ पर आप बोलते हो क्वार्टरली, जब आप ईयर को डिवाइड करते हो तो ये 3-3 मंथ के आप पीरियड में डिवाइड करते हो, इसको आप बोलते हो क्वार्टरली। कि क्वार्टरली आपने क्या ऑब्जेक्टिव अचीव किया, फिर उसके बाद 6 महीने बाद, 9 महीने बाद और 12 महीने बाद, ठीक है। उसके बाद है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इशू, कि अगर कोई इशू आ रहा है तो आपके पास, मान लो कोई बैच फेल हो गया ट्रक का, तो आपके पास उसके लिए कोई प्लान है या नहीं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस है कि आपके पास बैक फायर, अगर आपका कोई प्लान हो रहा है तो उसके लिए भी आपके एक्चुअल में प्लान होता ही वही है। आपके पास कोई प्लान ए है वो फेल हो रहा है, तो इसके बाद आपके पास क्या प्लान है, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट, कि आपके पास मैनेजमेंट है उसको बचाने के लिए। नेक्स्ट, अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो 3 लेवल की है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल पे जनरली कंपनी का ओनर होता है, सीईओ होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है,
ठीक है, ये लोग होते हैं। अब यही लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी को किस तरफ लेके जाना है, आने वाले साल में क्या टारगेट होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। अब जैसे मान लो अभी तक कोई कंपनी सिर्फ टैबलेट बना रही थी, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अगले साल से सिरप भी बनाएंगे। अब उनको सिरप बनाना है, तो सिरप बनाने के लिए पहले प्लांट में मॉडिफिकेशन चाहिए। ठीक है, उनको बॉटल्स वाली कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, स्टिकर वाली कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। और उनको सिरप बनाने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन सबको पूरा करके लोकल एफडीए से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम ये वाला सिरप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम सिर्फ आपका काम को देखना होता है, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, इनके वर्किंग आवर्स कम होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में देखो, तो हॉस्पिटल में एक चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, सीएमओ जिसको आप बोलते हो। ये लोग डॉक्टर्स तो होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उन्होंने मैनेजमेंट किया होता है। तो ये लोग ज्यादा पेशेंट नहीं देखते हैं, ये लोग सिर्फ मैनेज करते हैं। लेकिन इनका मैनेजमेंट का काम बहुत टफ है। अब कोई डॉक्टर ने बोल दिया कि मैं पेशेंट नहीं देखूंगा, आज मैं बाहर हूँ, तो कहीं से भी पकड़ के दूसरे डॉक्टर को लेके आओ कि पेशेंट आपके रहें। इमरजेंसी में किसी डॉक्टर ने बोल दिया मैं रात को नहीं आ पाऊंगा, तो इनका काम हो जाता है चीफ मेडिकल ऑफिसर का। कई बार ये खुद जाके इनको बैठना पड़ता है। ठीक है, अब लोअर लेवल मैनेजमेंट पे क्या है? लोअर लेवल मैनेजमेंट आप वो लगा लो जो कि आपके वर्कर्स हैं। जैसे आपका प्रोडक्शन में जो काम करते हैं, ठीक है, अब प्रोडक्शन में काम करने वाला वर्कर 12 घंटे काम कर रहा है, सैलरी उसकी 10,000 रुपये है। गार्ड्स हैं, गार्ड आप देखो पूरा पूरा दिन कॉलेज कॉलेज में कंपनी में बैठे रहते हैं, 14 से 16 घंटे की ड्यूटी है, संडे भी ऑफ नहीं है। ठीक है, आपके कॉलेज में बहुत सारे ऐसे गार्ड्स हैं, या जो आई थिंक फीमेल स्टाफ है लोअर लेवल पे, उनको संडे को भी छुट्टी नहीं देते हैं। ठीक है, तो वो आपका इनको ये मैनेज करता है। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका वही मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एडवाइजर्स। ये कंपनी का विजन, गोल्स डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, और इवेल्युएट करते हैं कि हमने पिछले साल हमारी कंपनी का टर्नओवर क्या था। ठीक है, और परफॉर्मेंस एक्टिविटी चेक करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसको प्रमोशन देना है या इंसेंटिव देना है। एक बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब आप कोई छोटी कंपनी ज्वाइन करोगे, ये मतलब बहुत आपके काम की बात है। अगर मान लो आपकी जॉब किसी अच्छी कंपनी में नहीं लग रही है, या कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रहा, आपने कोई छोटी कंपनी ज्वाइन करी, तो वहां पर ऐसा कोई इवेल्युएशन वाला कोई प्रोसीजर नहीं होता है कि आप क्या काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो। वहां पर टाइम पीरियड सेट है कि आपको 2 साल के बाद ही आपको इंसेंटिव वगैरह मिलेगा। जैसे एक आपकी लेबोरेटरी है आपकी तरफ ही, ब्रॉन लेबोरेटरी। ठीक है, तो वहां पर कुछ ऐसा ऐसा है कि आपको 1 डेढ़ साल के बाद ही आपको कुछ हाइक मिलेगी। वैसे तो हर कंपनी में होता है, लेकिन आप 1.5 साल में सबसे बेटर काम कर रहे थे, तब भी आपको उतना ही 20%, 10%। आपकी कंपनीज जो होती हैं, कुछ कंपनीज 10% हाइक देती हैं, कुछ कंपनी 20% हाइक देती है। ये मैं ईयरली ईयरली आप लगा लो कि किसी की सैलरी 2000, अभी क्या चल रहा है, 23 में आपकी 20,000 रुपये थी। अब 2024 में क्या हुआ, उसको 10% का इंसेंटिव मिला, या 10% की हाइक मिली। कितनी हो जाएगी? 22,000 हो जाएगी। ऐसे 2-2 हजार करके सैलरी बढ़ती है। अगर कोई कंपनी 20% हाइक दे रही है, तो यहाँ 24,000 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चलता है। इसलिए लोग 2 साल काम करने के बाद, एक कंपनी में एक्सपीरियंस लेने के बाद स्विच कर लेते हैं दूसरी कंपनी में। क्योंकि मान लो 24 वो वहां ले रहा था, तो दूसरी कंपनी में जाएगा तो वो 35 तो मांगेगा। 35 मांगेगा तो दूसरी कंपनी वाले उसको 30,000 तो दे ही देंगे, या 28 दे देंगे। तो 24 से बेटर है 28। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चलता है। लेकिन आप एटलीस्ट 1 साल, 1.5 साल, 2 साल रुको, एक दो इंसेंटिव लो, और फिर कंपनी चेंज करो। अगर आप ज्यादा जल्दी कंपनी चेंज करोगे ना, तो मतलब दिक्कत ज्यादा हो सकती है। आपका जो रिज्यूम है उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आप बहुत फ्लुएंटली कंपनीज चेंज कर रहे हो। जैसे 1 साल बाद आपने एक साल बाद आपने अगर ऐसे करोगे, तो कोई कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी पोजीशन नहीं प्रोवाइड करेगी। ठीक है,
तो ये आपका है। अब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिसमें कंपनी आपको फंसा लेती है। ठीक है, कंपनी आपको टारगेट किस तरीके से करती है, इसमें एक बेनिफिट है, एक घाटा है। जैसे मान लो आपने MS कर लिया, एम फार्मा कर ली नाइपर से या किसी और कॉलेज से कर ली, डिप्सार से या जामिया से। कंपनी डायरेक्ट आपको मैनेजर की पोजीशन दे रही है, ठीक है, या क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की पोजीशन दे रही है, ठीक है, और कंपनी आपको दे रही है 70,000 रुपये पर मंथ। अब आप तो आए थे फ्रेशर, आपको ना काम पता था ना कुछ पता था, लेकिन कंपनी ने आपको 70,000 रुपये दे दिए, ठीक है। अब आपने 70,000 रुपये पे ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद आपको 70,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन आपसे काम नहीं हो रहा है क्योंकि आप फ्रेशर हो, और आपको मिल रहे हैं 70,000 रुपये, जहां आपको 40 मिलने चाहिए थे। एक कंपनी ने आपको 70,000 रुपये का ऑफर दे दिया, आपने ले लिया। अब आपको काम तो समझ में आ नहीं रहा है, आप फ्रेशर हो। अब आप यहाँ पर आपकी मेंटेलिटी क्या होगी कि 70,000 रुपये मिल रहे हैं, मैं कंपनी क्यों छोड़ू। और अगर आप कंपनी छोड़ भी देते हो तो कोई और कंपनी आपको 70,000 रुपये पर मंथ नहीं देगी, तो आप उस कंपनी में 5-6 साल के लिए फंस जाते हो, क्योंकि आपको इतनी हायर पोजीशन दे दी है मैनेजर की कि अगर आपको किसी और कंपनी में जॉब लेनी है तो आपको पहले 5-6 साल का एक्सपीरियंस उसी कंपनी में करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी आपको अगर एक हायर लेवल पे जॉब दे रही है, एक अच्छा पैसा दे रही है, तो वो आपसे काम भी बहुत दबा के लेने वाली है, ठीक है। और आपको ज्यादातर उस केस में खुद सीखना होता है, आप चेंज नहीं करते हो, आप फिर पैसे को देखते हो, ठीक है। एक दो फ्रेंड है मेरे, वो डॉक्टर रेड्डी में फंसे हुए हैं पिछले 3-4 साल से। उनकी सैलरी इतना 50-60 के अराउंड है, पर वो 12-13 घंटे की ड्यूटी है मैनेजर लेवल पे, तो अब आप सोच लो कितना प्रेशर रहता है, ठीक है। तो ये बात आप जब ज्वाइन करो तो ध्यान रखना। अब ये है आपका टॉप मैनेजमेंट, सेट ऑब्जेक्टिव, स्कैन इन्वायरमेंट, प्लान एंड मेक डिसीजन। मिडल का काम क्या है, रिसोर्स देखना कि रिसोर्सेज सबको अवेलेबल हैं, लैपटॉप, माउस, ईयरफोन। और ये जो है ये आपकी टॉप मैनेजमेंट को जो है वो आपका रिपोर्ट देते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं, उनको बताते हैं। इसके साथ साथ जो लोअर वर्कर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है, मेन प्रॉब्लम्स उनकी यहीं सॉल्व कर देते हैं। जैसे स्ट्राइक कर ली या किसी वर्कर का काम करते करते एक्सीडेंट हो गया, तो ये मिडल मैनेजर्स जो है ना, ये आपका सब काम कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या फिर उनको आप लोअर मैनेजर्स बोलो। कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, सारा काम यही करते हैं, यही देखते हैं, ठीक है। सुपरवाइज एम्प्लॉयज, इनसे भी अगर कोई नीचे है तो उसको एम्प्लॉय उसको सुपरवाइज कर लेंगे। और तो एक आपका होता है डेली वर्क प्रोग्रेस, ठीक है, एक होता है वीकली वर्क प्रोग्रेस। जब आप किसी कंपनी में नया ज्वाइन करोगे तो आपसे वो डेली एक्सेल की शीट पे आपसे वो रिपोर्ट मांगते हैं कि आपने आज पूरा दिन क्या काम किया। आपको डेली वो रिपोर्ट ईमेल करके जानी पड़ती है। कई कंपनीज में डेली ना लेके वीकली लेते हैं कि आपने पूरे इस वीक में क्या काम किया, तो आप वो रिपोर्ट सबमिट करो आपकी वीकली। मेल पे ही होता है ये। कुछ कंपनीज वाले, जो बड़ी कंपनीज वाले हैं, वो मंथली वीक रिपोर्ट लेते हैं कि आपने मंथ में क्या काम किया। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो लेना ही नहीं चाहती हैं, वो एम्प्लॉय को पूरी फ्रीडम देती हैं कि आप अच्छे से काम करो, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा एक्सेल वगैरह सीख लेना, जाओ तो दिक्कत ना हो कि रिपोर्ट कैसे बनानी है या डेटा कैसे एंटर करते हैं, फॉर्मूला कैसे लगता है, ठीक है। मिडल लेवल में आपके मैनेजर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, ये आपका हायर लेवल को जो है रिपोर्ट करते हैं। इनका काम डायरेक्शन देना है, डायरेक्शन देना और इनिशिएटिव लेना, कि आप जो लोअर वर्कर्स हैं उनको डायरेक्शन दें कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना, ठीक है। ये मिडल लेवल है। ये लोअर लेवल आपके एम्प्लॉयज, फील्ड स्टाफ जो डे टू डे एक्टिविटी करते हैं। और ये जो है इनकी प्रॉब्लम जो है वो हायर अथॉरिटी और जो है आपकी मिडल मैनेजमेंट जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आप 3 लेवल की मैनेजमेंट याद रखना, टॉप, मिडल और लोअर। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, आपको किसी चीज को प्लान करना है। प्लान करने का मतलब है आपको टाइम पीरियड के साथ प्लान करना है विद डेडलाइन, ठीक है। जैसे मैं हर बार कुछ प्लान करता हूँ, आज तक तो मेरा तो पूरा नहीं हुआ है, मतलब बहुत कुछ प्लान किया होता है, बट टाइमिंग ऐसी होती है कि आप मैनेज नहीं कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना,
ऑर्गेनाइज, जैसे आपको पता होगा कि कंपनीज में एचआर होते हैं। एचआर क्या है? ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले बंदे होते हैं, खासकर इसमें गर्ल्स ही होती है, मेल रेयरली कभी आपको मिलेगा। ये जो आपकी गर्ल्स हैं या ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले हैं, ये आपको हर चीज में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, कंपनी मान लो 10 लोग काम कर रहे थे, 2 छोड़ के चले गए। अब 2 लोगों का काम इन 8 लोगों में डिवाइड होगा। तो वो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाली कहते हैं कि अब आप 8 लोग हो, तो अब 8 आप लोगों को काम करना पड़ेगा। आपकी सैलरी, आपकी लीव्स, ये सारा यही बताते हैं। स्टाफिंग का मतलब है कि कोई छोड़ के जा रहा है उसको हायर करना, कोई छोड़ के जा रहा है तो उसको रिलीविंग देना, फिर नया कैंडिडेट हायर करना। उसके बाद डायरेक्शन, एक पॉइंट मैं आपको लिख देता हूँ, भूल ना जाऊँ, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन। पहले मैं आपको मोटिवेशन बता देता हूँ। मोटिवेशन कंपनीज में 2 तरीके का फॉलो किया गया है। पहला है कि एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर नहीं देना, कि एम्प्लॉय खुद से टाइम से आएगा, खुद से टाइम से जाएगा। लेकिन ये वाली जो चीज है ना, ये कोई फॉलो नहीं करता है, जो रूल नंबर 1 है। इसमें एम्प्लॉय के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाता कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, क्योंकि इसमें ये समझा जाता है, जो पहला आपका मोटिवेशन का रूल है, कि इसमें अगर कोई वर्कर या कोई एम्प्लॉय अगर वो काम करने के लिए आया है, तो उस काम को वो पसंद करता है, उसका डिजायरेबल काम है, उसको अच्छा लगता है वो काम करके। तो अगर हम उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे या टारगेट अचीव करने का कोई डेडलाइन देंगे, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला मोटिवेशन वाला जो रूल है, हम इसको ज्यादातर कंपनियां फॉलो नहीं करती हैं। अब अगर आपको इतनी फ्रीडम दे दे कि आपको 10,000 रुपए का सामान बेचना है, आप कितने भी टाइम में बेचो, तो कोई 1 साल में बेचेगा, कोई दो 2 साल में बेचेगा। अब जिसको करनी मार्केटिंग है या जिसके घर पे दिक्कत है, वो 1 दिन में भी सेल करेगा फिर, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड आपका यही है कि उसके ऊपर प्रेशर डालो, उसकी आने जाने की टाइमिंग सेट कर दो, वहां पर बायो सेंसर्स लगा दो, या जो भी आपका पंच होता है जिसको आप बोलते हो, जैसे आपकी अटेंडेंस वाला पंच होता है ना, बायोमेट्रिक, ठीक है। तो ये सेकंड है कि उसके ऊपर प्रेशर डाल के उससे काम कराओ, ऑब्जेक्टिव पूरे करो। तो ये 2 टाइप के आपके रूल है, इसलिए आपको बोला जाता है कि आप वो काम करो जिसके लिए आपके ऊपर प्रेशर ना आए, आप खुद से ही जो है उस काम को करो, ठीक है। तो मंडे आपको बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा फिर मंडे। नेक्स्ट क्या है? रेफरेंस। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम। अब रेफरेंस क्या होता है? जैसे आप लोग अभी 6th 7th सेम में हो, तो आप लोग जॉब के बारे में शायद सोच रहे होगे थोड़ा बहुत। तो आप कोशिश क्या कर रहे हो? किसी का रेफरेंस मिल जाए। पर ऐसे क्यों मिलेगा और क्यों आपको रेफरेंस देगा कोई? तो आप कोशिश करोगे कोई जान पहचान की, आपके मम्मी पापा की, अ, आपके कोई रिलेटिव की, दोस्त की कोई है ऐसे, ठीक है, या किसी टीचर की। तो ये रेफरेंस जो है वो लोग देते क्यों हैं? जब कोई कंपनी हायरिंग करती है, मान लो कंपनी ने हायरिंग की प्रोसेस किया और उन्होंने लगा दिया वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन का मतलब है जिसके पास बी फार्मा की डिग्री है, जिसकी एलिजिबिलिटी है, कोई भी पूरे इंडिया से आके वहां पर इंटरव्यू दे सकता है, ठीक है। अब कंपनी जब ये वॉक इन वाली हायरिंग करती है, तो उसमें क्या होता है? कंपनी का खर्चा होता है। कंपनी क्या करेगी? उन कैंडिडेट्स को बिठाने की जगह रखेगी, ठीक है, उनके लिए पानी, वॉशरूम, अगर ज्यादा अच्छा है तो कोई कॉफी, ठीक है। और इसके साथ साथ ये तो होगी कैंडिडेट जो गया है। अब इसके बाद जो इंटरव्यू लेने वाले बंदे हैं, अब जो इंटरव्यू लेगा, मान लो 100 कैंडिडेट आए, अब 100 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना है, तो 2 से 3 दिन तो उनके चलेंगे, बर्बाद हो गए जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। और इसमें भी उनको कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला, तो कंपनी का हायरिंग करने का या जो उन्होंने निकाला उसका कोई फायदा नहीं। तो कंपनी को क्या हुआ? अगर आप फाइनेंशियली स्टेटस देखो, तो कंपनी को क्या हुआ? लॉस हो गया। कंपनी ने मान लो 10,000 रुपये खर्च कर दिए एक बंदे को हायर करने में, तो कंपनी 10,000 रुपये नीचे चलेगी, ठीक है। अब कंपनीज क्या करती हैं? वो खेलती हैं रेफरेंस वाला खेल, ठीक है। जब कंपनी में कोई पोजीशन निकलती है, तो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो पुराने एम्प्लॉय हैं, जिनको 2-3 साल हो चुके हैं, वो उनको कहती है कि हमारी कंपनी में ये पोजीशन है, आपके नोन में कोई है तो आप हमें बताओ।
अब ये बंदा क्यों बताएगा, ये फालतू की भड़क क्यों लेगा ये एम्प्लॉय, उसके पास पहले ही बहुत काम है। तो कंपनी क्या करती है, अगर कोई ठीक सा बंदा वो लेके आता है, कोई कैंडिडेट कोई ठीक सा लेके आता है और वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है, तो ये कंपनी इस एम्प्लॉय को 5,000 रुपये दे देगी एज एन इंसेंटिव। कंपनी का खर्चा यहाँ हो रहा था 10,000 रुपये, एम्प्लॉय को देने पड़े उनको 5,000 रुपये, या 2,000 भी दे दो वो तो तब भी खुश है। और हो सकता है कि वो जिसकी नौकरी लगवा रहा है कैंडिडेट की, उसने उससे भी पैसे लिए, ठीक है, कैंडिडेट को बोल दिया वो 5,000 रुपये दे दो, नौकरी आपकी लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये रेफरेंस का सिस्टम आपका चलता है कि जो रेफर करता है उसको कंपनी पैसे देती है, ठीक है। जो अच्छी कंपनी है ये काम करती हैं, इसलिए जब पोस्ट निकलती है ना किसी कंपनी में, वो आप तक नहीं पहुंच पाती। प्रॉब्लम ये है कि फ्रेशर के साथ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फ्रेशर को जो है इंडस्ट्री में घुसने के लिए कॉलेज से प्लेसमेंट हो रही है तब भी उनको फायदा है। कॉलेज में आप कितने बच्चे हो, 100 बच्चे हो, 100 बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो 20 बच्चों को तो लेके ही जाएंगे, प्लेसमेंट देंगे ही, ठीक है। और 100 में तो कुछ तो ऐसे हैं कि जो मतलब आएंगे नहीं, इंटरव्यू में आएंगे तो पहले क्वेश्चन में रिजेक्ट है। लेकिन यहाँ 100 लोग अनजान आए हैं पूरा, जिनको पता ही नहीं है, ठीक है, आपके टीचर भी गाइडेंस दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंपनीज इस तरीके से पैसा बचाती है, इसलिए फ्रेशर के लिए थोड़ा सा टफ है कंपनीज में घुसना, या वो रेफरेंस ढूंढता है। अब जैसे अभी मैं